हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में। ध्यान रखिएगा, हम एनसीईआरटी की जो क्लास 3rd, 4th और 5th की बुक हैं उनसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके सीटेट में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से करिएगा क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो आपका ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्लास को शेयर कर दीजिए क्योंकि आजकल यूट्यूब हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको नहीं सेंड कर पा रहा है। तो आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में भोजन के लिए बंद गोभी तथा मटर की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह हमारे देश में किस देश से लाए गए थे? बताइए, जो बंद गोभी और मटर हैं ये हमारे देश में किस देश से लाए गए थे? पहला ऑप्शन है यूरोप से, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका से, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका से और चौथा ऑप्शन है मिस्र से। चलिए बताइए, जो बंद गोभी और मटर हैं ये हमारे देश में किस देश से लाए गए थे? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 1 जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। बंद गोभी तथा मटर हमारे देश में यूरोप से लाए गए थे। ध्यान रखिएगा, आज से हमारी जो ये ईवीएस की क्लास होती है, जो आपको सीटेट पेपर 1 के लिए क्लास होती है, ये आज से 9 बजे आया करेगी और इसकी थ्योरी वाली जो क्लास होगी वो शाम को 6 बजे आपको मिलेगी। अगर आप लोगों ने ईवीएस की थ्योरी वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो कल से आप लोग हमारे साथ में शाम 6 बजे ज़रूर जुड़िए और शाम 6 बजे आप लोगों को कराई जाएगी थ्योरी की क्लासेस, ईवीएस के ऐसे पॉइंट्स जो आप लोगों को सीधे पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे जुड़ने की कोशिश करिएगा कल शाम 6 बजे से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे देश में व्यापारी मिर्ची को जिस देश से लाए थे उसका नाम क्या है? चलिए बताइए, मिर्ची जो है हमारे देश में किस देश से लाई गई थी वो आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है अफ़गानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है मिस्र, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका और चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी लाया हो जाएगा बिल्कुल सही। मिर्ची जो थी वो हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से लाई गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है, असत्य कथन पर विचार कीजिए। आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा असत्य है उसको आप लोगों को बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो पहला ऑप्शन है हवा का तापमान, उसमें कितनी नमी है, इनसे बीजों के अंकुरण होने के समय में अंतर आ सकता है। दूसरा ऑप्शन है कितनी चतुराई से कुछ पौधे शिकार करते हैं, तो ये भी क्या है? सही है। चौथा ऑप्शन है सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया आया था। चौथा ऑप्शन है परवल मेथी पुर्तगाल देश से व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे असत्य पूछा गया था, तो यही इसका असत्य ऑप्शन है। ये इसका बिल्कुल गलत ऑप्शन, इसीलिए ये सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है दूध को उबालते हैं, सही है जाएगा। दूसरा ऑप्शन है पके चावल को खुले में नमी से बचाकर रखते हैं। तीसरा ऑप्शन है आम का अचार बनाकर रखते हैं। चौथा ऑप्शन है हरी धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह गलत हो जाएगा? असत्य कथन को पहचानना है आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर नंबर बी जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। पके चावल को कटोरे में करके ठंडे पानी में रख देते हैं, जिसमें ठंडा पानी होता है उसमें रखा जाता है, ना कि खुले में नमी से दूर। ये तो इसका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। बाकी सारे सही हैं। दूध को उबालते हैं और आम का अचार बनाते हैं और हरी धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। हमसे पूछा गया था नेगेटिव, हमसे पूछा गया था क्या गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है,
तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है दोबारा रिपीट हो गया है। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका से मिर्ची लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है नेपेथिन्स वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो नेपेथिन्स पौधा होता है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। 4 विकल्प आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए। पहला है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुख एक पत्ती से ढका होता है। तीसरा ऑप्शन है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। और चौथा ऑप्शन है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ें निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो एनसीईआरटी की थ्योरी वाली क्लास होने वाली हैं, आप लोग अगर वो वाली वीडियो देखेंगे तो आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, कल से आप लोग हमारे साथ में जुड़िए। हम कराएंगे आपको सीटीईटी की ईवीएस सब्जेक्ट के एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी वाली क्लासेस। तो आप लोग कल से 6 बजे जुड़ना मत भूलिए। वहाँ पे हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जो नेफेथिन्स पौधा होता है वह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है और इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसके मुंह पर एक पत्ती की ढक्कन भी लगी होती है। बाकी जो हैं ये गलत ऑप्शन है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खाता है, ये भी गलत हो जाएगा। ये मेढक और चूहों को भी फंसाकर खा जाता है। दूसरा है यह कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ें निकालता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये मोहक आवाज़ नहीं, मोहक सुगंध निकालता है। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए यानी 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल ए और बी इसका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है पादप या पेड़ का एक उदाहरण जिसके बीज पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। चलिए बताइए वह कौन सा बीज है, वह कौन सा पेड़ है जिसके जो बीज होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी के द्वारा जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है गेहूँ, ऑप्शन नंबर 2 है खजूर, ऑप्शन नंबर 3 है नारियल, ऑप्शन नंबर 3 है सेव, ऑप्शन नंबर 4 है नारियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। वह कौन सा पेड़ है जिसके बीज पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नारियल जो होता है उसके बीज या उसके फल पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करके चले जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है घटपर्णी पौधा यानी जो नेफेथिन्स होता है उसके बारे में बात कही गई है। इसे पिचर प्लांट भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है भारत में नहीं पाया जाता है, तो ये क्या हो गया, इसका गलत हो गया। दूसरा है मेंढक कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, तो ये तो सही हो गया। दूसरा है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च त्वरत्व की ध्वनियाँ निकालता है, ये भी इसका गलत हो गया। तीसरा है कह मुँह छोटी छोटी कांटों से ढका रहता है, तो ये भी इसका गलत हो गया। यानी हमसे नेपेथिन्स के बारे में एक सही पॉइंट बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जो घटपर्णी पौधा होता है वह मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है रीना आम खाना पसंद करती है, वह इन्हें जाड़ों के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से वह कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। चलिए बताइए आम को संरक्षित करना चाहती है तो कौन सा तरीका उपयुक्त होगा। पहला ऑप्शन है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक के थैले में रखना। तीसरा ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में संचित करना और चौथा ऑप्शन है अचार और आम पापड़ बनाना। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। अगर आपको आम पसंद है और आम को आप संरक्षित करना चाहते हैं तो आप आम का अचार या आम के पापड़ बनाकर रख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है।
आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं, इनमें से कौन एक बीज नहीं है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है सौंफ, ऑप्शन नंबर 2 है गेहूँ, ऑप्शन नंबर 3 है काली मिर्च, ऑप्शन नंबर 4 है साबूदाना। चलिए बताइए इनमें से कौन एक बीज का प्रकार नहीं है? तो आई होप आप लोगों ने अब तक सही से इसका आंसर लगा दिया होगा। जो आपका साबूदाना होता है वो एक बीज नहीं होता है, आप लोगों को पता ही होगा। बाकी सारे क्या हैं? इस बाकी सारे बीज के ही प्रकार हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा हुआ है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तरीकों की परिगणना करती है। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को सही से क्वेश्चंस नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप लोग राइट साइड में यहाँ पे 3 डॉट्स बने होंगे, उस पर क्लिक करिए और अपनी वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। लिखा हुआ है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तरीकों की परिगणना करती है। पहला ऑप्शन है उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। दूसरा ऑप्शन है उसे गीले कपड़े में लपेट देती है। तीसरा ऑप्शन है उसे धूप में खुला फैला देती है। और चौथा ऑप्शन है उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटती है और अंधेरे में रख देती है। ध्यान रखिएगा, जो आपका यहाँ पे लिखा होता है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहीं पर ही मेन बात आप लोगों को बताई जाती है। लिखा हुआ है उपर्युक्त तकनीकी बी, यानी जो बी है ये लिखा हुआ है उसे गीले कपड़े में लपेट देती है के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। अब आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं, इनमें से वह किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है ये बताना है। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? काजू बर्फी, पके हुए चावल, प्याज लहसुन तथा हरा धनिया। चलिए बताइए, उसे गीले कपड़े में लपेट देती है या किस में बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा? क्या काजू बर्फी को गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है? पहला ऑप्शन है काजू बर्फी। दूसरा ऑप्शन है क्या पके हुए चावल को कभी आपने गीले कपड़े में लपेट कर रखा है? क्या प्याज लहसुन को कभी हरे कपड़े में लपेट कर रखा है? नहीं ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हरे धनिये को गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है जिससे वह ताज़ा बने रहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ है, पुराने ज़माने में कई जगह बावड़ियाँ बनाई जाती थीं, इनका मुख्य कारण क्या था? चलिए बताइए। पुराने ज़माने में जो वाटर टनल बनाए जाते थे इनका मुख्य कारण क्या होता था? ऑप्शन नंबर 1 है पानी की कमी, ऑप्शन नंबर 2 है प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम था इसलिए, या फिर अपना प्रभाव जमाने के लिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए, जो पुराने ज़माने में बावड़ियाँ बनाई जाती थीं उनका प्रमुख कारण क्या होता था? ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को तभी समझ में आएंगे जब आप लोग हमारी थ्योरी वाली क्लासेस अटेंड करेंगे, जो क्लासेस आप लोगों को कल शाम 6 बजे से मिलना शुरू हो जाएंगी। तो कल शाम 6 बजे से हमारी थ्योरी वाली क्लासेस देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये जो क्लास चल रही है ये क्लास अब से रोज़ शाम 9 बजे आया करेगी। तो 9 बजे और 6 बजे हमारी जो ईवीएस की क्लासेस होती हैं उनको आप ज़रूर अटेंड कीजिए, वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। तो जो पुराने ज़माने में बावड़ियाँ बनाई जाती थीं वो प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए बनाई जाती थीं, जो कि एक बहुत अच्छा काम होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा हुआ है, पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है नदी, ऑप्शन नंबर 2 है नहर, ऑप्शन नंबर 3 है चश्मा, ऑप्शन नंबर 4 है वर्षा जल। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, जो पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत होता है उसे चश्मा बोला जाता है। क्या बोलता है? उसे चश्मा बोला जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है, तरुण संघ नामक समूह संबंधित है। चलिए बताइए, तरुण संघ नामक समूह जो है किससे संबंधित है? हमने पुरानी जो ईवीएस की क्लासेस हो चुकी हैं थ्योरी वाली, उसमें इन सब के बारे में बात की थी, और आगे जो कल से हमारी 6 बजे क्लासेस होने वाली हैं उनमें भी हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जो तरुण संघ समूह है यह पुरानी झीलों, नहरों और कुओं का पुनर्निर्माण करवाती है, इनको दोबारा से चालू करवाती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ है मृत सागर क्या है। चलिए आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं, चलिए बताइए कि मृत सागर के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही हो रहेगा। पहला ऑप्शन है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ये तो गलत हो गया। दूसरा लिखा हुआ है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तीसरा ऑप्शन है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, या फिर ऐसा सागर जो सभी महासागरों से ज़्यादा नमकीन है। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मृत सागर ऐसा सागर है जो अन्य सभी महासागरों से सबसे ज़्यादा नमकीन है। ध्यान रखिएगा, मृत सागर के 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 अलबरूनी के यात्रा विवरण के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। अलबरूनी जो उज्बेकिस्तान से भारत में यात्रा करने आया था, उसके बारे में जो है असत्य कथन को पहचानना है कि अलबरूनी ने किसके बारे में बात नहीं की थी। तो क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं, तो ये क्या रहेगा, तो बिल्कुल सही है, अलबरूनी ने ये बात बताई थी अपनी किताब में। दूसरा ऑप्शन है पत्थरों को लोहे के कुंडे और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है तालाब की सीढ़ियाँ चढ़ने व उतरने के लिए एक ही होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तालाब की जो सीढ़ियाँ होती हैं चढ़ने के लिए अलग होती हैं और उतरने के लिए अलग होती हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक ही होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसीलिए इसका आंसर नंबर सी सही हो रहेगा, क्योंकि हम लोगों से असत्य पूछा गया था। चौथा ऑप्शन है अलबरूनी उज्बेकिस्तान से भारत में आया था, तो ये भी इसका सही ऑप्शन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है दांडी यात्रा के संदर्भ में विचार करें। जो दांडी यात्रा हुई थी उसके बारे में विचार करना है और सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन लिखा है यह घटना 1935 ईस्वी में हुई थी। दूसरा ऑप्शन है इसमें अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की गई थी। तीसरा ऑप्शन है धूप में समुद्र के जल को सुखाकर नमक बनाया जाता है। चलिए बताइए इसमें से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर जो 1 इसमें है ये गलत हो जाएगा। यह घटना 1935 में नहीं हुई थी, ये कब हुई थी ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। जो दांडी यात्रा हुई थी ये घटना कब हुई थी ये आप लोग कमेंट करके बताइए एक बार कि दांडी यात्रा कब हुई थी। दूसरा ऑप्शन है इसमें अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की गई थी, ये सही है। और तीसरा ऑप्शन है धूप में समुद्र के जल को सुखाकर नमक बनाया जाता है, तो ये भी इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 को छोड़ के 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 दड़की माई का संबंध भारत के किस राज्य से है। चलिए बताइए जो आपकी दड़की माई थी उनका संबंध भारत के किस राज्य से है, चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है झारखंड और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। दड़की माई का संबंध किस राज्य से है बताने की कोशिश कीजिए। तो हम लोगों ने थ्योरी वाली क्लासेस में बात की थी, दड़की माई जो थी वह राजस्थान में की रहने वाली थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 लिखा हुआ है हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण को चुनिए। जो कुएं होते थे पुराने ज़माने में वो अब क्यों सूख गए हैं उसका सही कारण आप लोगों को बताना है, यानी जो वाजिब कारण है वो आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है जिन झीलों तालाबों में वर्षा का जल इकट्ठा होता था वह अब नहीं है। दूसरा ऑप्शन है पेड़ों और आसपास की क्षेत्रीय जमीन अब सीमेंट से ढक दी गई है। तीसरा ऑप्शन है कुएं का उपयोग कोई नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हुई हैं। और चौथा ऑप्शन है भूमिगत जल को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए। आपके सामने 4 विकल्प हैं, चलिए इनमें से एक ही गलत होगा, बाकी आपके
3 सही हैं, एक गलत है, उसको निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह अब नहीं है, तो ये इसका बिल्कुल सही हो गया। दूसरा ऑप्शन है, जो कुएं थे, जो पेड़ है, उनके आसपास क्या हो गया है, अब उनके आसपास अब सीमेंट से ढक दिया गया है, तो ये भी इसका सही ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, कुआं का कोई उपयोग नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी हुई हैं, तो ये इसका वाजिब कारण नहीं है, ये इसका सही कारण नहीं है। चौथा ऑप्शन क्या है, भूमिगत जल को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं, तो ये भी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए, बी और डी जिसमें है हो जाएगा बिल्कुल सही। देखिए ए, बी, डी किसमें है, ए, बी, डी, यानी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा के समुद्री तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 4 जिसने लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही, वह अब कहाँ है, वह अब गुजरात में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 लिखा हुआ है, सीढ़ीदार कुआं अथवा बावली या बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से सही कथन को छांटना है और उसका आंसर आप लोगों को नीचे यहाँ पे देना है। तो चलिए बताइए, जो सीढ़ीदार कुआं होते हैं या फिर जिन्हें बावली बोलते हैं, जिसे बावड़ी बोलते हैं, उनके संबंध में कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था हैं, सही है। दूसरा ऑप्शन है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका उपयोग होता था, सही है। तीसरा ऑप्शन है, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था, तो ये भी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, उनमें केवल संदूषित जल होता था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गलत है, क्योंकि उनमें केवल लिखा हुआ है, तो ये आपका निगेटिव हो गया, उनमें केवल संदूषित जल नहीं होता था। तो यानी ए, बी, सी किसमें है, वो हो जाएगा बिल्कुल सही। यानी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ए, बी, सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलबरूनी जिस देश से भारत में आया था उसका नाम क्या है। चलिए बताइए, जो अलबरूनी था वह भारत में किस देश से आया था। पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, चौथा ऑप्शन है ओमान। अलबरूनी भारत में किस देश से आया था। सभी को पता होगा, जो अलबरूनी था वह उज्बेकिस्तान से भारत में आया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 लिखा हुआ है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की एक खाली कटोरी पानी में तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़िए और इसका सही से आंसर बताइए। अगर आप लोगों को सही से नहीं दिख रहा है तो आप लोग राइट साइड में 3 डॉट्स लगे होंगे, वहाँ पे जाके आप उनकी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। इसको आप लोग आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जो कटोरी होती है
उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और उसका भार कम होता है, लेकिन जो कील होती है उसका क्षेत्रफल कम होता है और उसका भार अधिक होता है, इसीलिए वो पानी में डूब जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 लिखा हुआ है, मलेरिया रोग मुख्यतः किस समय फैलता है? चलिए बताइए, जो आपका मलेरिया रोग होता है वह मुख्यतः किस समय फैलता है? क्या वह सर्दी के समय फैलता है? क्या वह गर्मी के समय फैलता है? क्या वह वर्षा के बाद में फैलता है? क्या वह कभी भी फैल सकता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दीजिए एक बार। मलेरिया रोग मुख्यतः किस समय फैलता है? तो सभी को पता होगा, जो मलेरिया रोग होता है वो वर्षा के बाद फैलता है। आफ्टर रेनफॉल मलेरिया रोग फैलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस रोग के प्रति पुरानी अवधारणा थी कि यह रोग गंदगी व जहरीली गैसों से फैलता है? ऑप्शन नंबर 1 है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर 2 है मलेरिया, ऑप्शन नंबर 3 है चेचक और ऑप्शन नंबर 4 है हैजा। चलिए बताइए, वह कौन सा रोग है जिसके प्रति पुरानी अवधारणा थी कि यह रोग जो है गंदगी और जहरीली गैसों से फैलता है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर दीजिए एक बार। तो वह जो रोग था जिसके प्रति पुरानी अवधारणा थी उसे मलेरिया कहते हैं। वह मलेरिया रोग था जिसे पुराने लोग कहते थे कि यह रोग गंदगी व जहरीले गैसों से फैलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 लिखा हुआ है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया रोग मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। क्या वो वैज्ञानिक ग्रेगर मेंडल थे? क्या वो वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस थे? क्या वो वैज्ञानिक जॉर्ज मिस्ट्रल थे? क्या वो वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन थे? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए इसका सही से आंसर दीजिए एक बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो हम लोगों ने थ्योरी वाली क्लासेस में इनके बारे में बात की थी कि वो वैज्ञानिक कौन थे। वो रोनाल्ड रॉस थे जिन्होंने मच्छर के पेट में ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि जो मलेरिया होता है वह मच्छर से फैलता है, ना कि गंदगी और जहरीली गैसों से फैलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 लिखा हुआ है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कँपकँपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित है ये आप लोगों को बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। रजत को कौन सा रोग है, नीचे 4 विकल्प में से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है अतिसार, ऑप्शन नंबर 2 है मलेरिया, ऑप्शन नंबर 3 है हैजा, ऑप्शन नंबर 4 है मियादी बुखार। इंग्लिश में ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, तो आप लोग हिंदी के अनुसार आंसर दीजिएगा। इंग्लिश में थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, तो आप लोग इधर हिंदी के अनुसार आंसर दीजिए अपना। चलिए बताइए कि रजत को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होगी। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसका सही से आंसर दे दिया होगा। रजत को कौन सी बीमारी है? रजत को मलेरिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर हिंदी में 2 और इंग्लिश में 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 लिखा हुआ है, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती हैं? ध्यान रखिएगा, जो आपकी फीमेल मॉस्किटो होते हैं वही केवल खून को चूसते हैं, जो नर मच्छर होते हैं वो खून को नहीं चूसते हैं। तो बताइए कि जो मादा मच्छर होता है वह रक्त को क्यों चूसता है। ऑप्शन नंबर 1 है मलेरिया को फैलाने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है संक्रमण को फैलाने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है अपने जीवन को बचाने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 है अंडे देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि सीटेट ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसका सही से आंसर कर दिया होगा। जो मादा मच्छर होती है वह अपने अंडे को सेने के लिए उन्हें
पोषक तत्व प्रदान करने के लिए खून को चूसती है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। जो मादा मच्छर होती है वह अंडे देने के लिए रक्त को चूसने का कार्य करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 लिखा हुआ है वायरस संक्रमण से होने वाले रोग हैं। चलिए बताइए वायरस संक्रमण से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, ये आप लोगों को बताना है। आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं, इनमें से सही विकल्प को चूज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे टाइफाइड है केवल, पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन है कॉलरा, तीसरा ऑप्शन है जुखाम और चौथा ऑप्शन है मलेरिया। इनमें से कौन सा वायरस से होने वाला रोग है, चलिए बताइए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सभी को पता होगा जो जुखाम होता है वो वायरस से होता है। जुखाम वायरस से होने वाला एक रोग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। चलिए बताइए रक्त की जब जांच होती है तो खून में इनमें से क्या चीज़ पाई जाती है कि पता चलता है कि आपको मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है। रक्त में क्या पाया जाता है जिससे पता चलता है कि आपको मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, दूसरा ऑप्शन है रक्त में मच्छर के लार्वे, तीसरा ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं में बच्चों के, यहाँ पे बच्चों होगा, लाल रक्त कोशिकाओं में बच्चों के अंडे, और चौथा ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर नंबर 4 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम देखने को मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है जिसके रक्त की जांच की गई उसे मलेरिया है या नहीं है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान रखिए अब कल से आप लोगों को 6 बजे आपकी जो थ्योरी वाली क्लास है EVS की वो मिलेगी, और ये वाली जो क्लास है ये आप लोगों को कल से 9 बजे मिला करेगी। तो अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे क्लिक करके आसानी से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पे आप लोगों को PDF आंसर के साथ में प्रोवाइड करवाते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।